हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई 1। अब अगली बात हम लोग करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित न हो, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, उन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो सभी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? विषम संख्याएं। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 कैसी संख्या है? सम। यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारी कौन सी हुई? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3, क्योंकि 3 कैसी संख्या है? विषम। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कोई भी संख्या लिखी होगी तो हम लोग उसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो किस स्थान पे लिखी है, और हम फिर ये देखेंगे क्वेश्चन में हमसे किस नंबर का पूछा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3 अब ये किस स्थान पे था? इकाई, दहाई, किस स्थान पे था? दहाई पे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 10 से गुणा करा देंगे, तो कितना हो गया? 10 तिया 30। सवाल कैसे आ सकता है? सवाल आ सकता है कि किसी दिए गए प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि आप उसका स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल, या फिर अंकित मान या स्थानीय मान का आपस में गुणनफल ज्ञात करो। तो किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है वो संख्या स्वयं होती है, जिस संख्या की बात की जा रही हो। जैसे इस प्रश्न में लिखा है कि 3 का स्थानीय मान और 3 की अंकित मान का आप योगफल बताओ। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30। और अंकित मान इसका कितना हुआ? 3 का 3 ही होगा, क्योंकि 3 की बात की जा रही है। तो हम इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा? 33। यानी कि किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या स्वयं रहती जिसकी बात की जा रही है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ सिंपल सा क्या करेंगे? जो भी संख्या दी गई है, जितनी भी संख्याएं दी गई हो, जो भी संख्याएं दी गई हैं, सबका इकाई का अंक हम लोग पहले मतलब देख लेंगे। इकाई का अंक जो होगा उनका आपस में गुणा करा देंगे। उनका आपस में क्या करा देंगे? गुणा। जैसे यही सवाल लिखा था, यहाँ पे लिखा 24 गुणे 38 गुणे 15 गुणे 243। अब हमें जैसे इस सवाल में पूछा गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका देखो, 24 का इकाई अंक कितना हुआ? 4। 38 का कितना हुआ? 8। 15 कितना हुआ इकाई अंक? 5। 243 कितना हुआ? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इकाई अंक हमने लिख लिया। इकाई का अंक लिखने के बाद हम लोग इसी इकाई का अंक की आपस में क्या करा देंगे? गुणा। तो देखो ये कितना हो गया? यहाँ पे ये 4 था, ये कितना हो गया? 8 पर 40। और कितना लिखा था? ये 3। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। और कितना हो गया? तो 40, यानी कि 12 गुणे 40। तो 12 चौक कितना हो गया? 48। यानी कि इसका गुणनफल कितना आ गया? 480। और चूंकि हमसे इकाई संख्या की बात कर रहा है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। कभी भी इकाई का अंक पूछा जाए तो आप सिर्फ इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करना, और जो गुणनफल आ जाए उसका इकाई अंक लेंगे, वही आपका क्या होगा? इकाई अंक हो जाता है। अब देखो, हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे? दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की। तो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे ये नंबर लिखा था 38.0159। तो जैसे इसमें 1 का स्थानीय मान पूछा गया, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जो पहला नंबर होता है वो 10वां नंबर बोला जाएगा। ये 10वां हो गया। ये 1 किसमें आ गया? हजारवां में। ये किसमें जाएगा? सॉरी, ये
ये किसमें था? 10वां में। ये जाएगा 100वें में। पहला 10वां हुआ, दूसरा 100वां हो गया, फिर 5 जाएगा 1000वें में। क्योंकि हमसे 1 का पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 1/100। तो 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.01। क्योंकि 1/100 हो गया इसका स्थानीय मान। इसको हम लोग काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 0.01। अगर हमसे इसमें 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 तो जैसे संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं वैसे ही निकालना था। लेकिन दशमलव, अगर दशमलव के बाद का अंक किसी पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो 10वां होता है, फिर दूसरा अंक कौन सा होता है? 100वां बोलते हैं उसी को। तीसरे को क्या बोलते हैं? 1000वां बोलते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से, इसी जैसे मतलब 5 का स्थानीय मान निकालना तो हम लोग क्या करेंगे? 5/1000। 5/1000 तो कितना आ जाएगा? ये 0.005। तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले देखना है दशमलव के बाद वो पहला अंक है कि दूसरा है या तीसरा या चौथा। अगर दशमलव के बाद पहला अंक पड़ता तो उसको बोलते हैं 10वां हिस्सा। दूसरा हो तो 100वां बोलेंगे, तीसरा है तो 1000वां, मतलब चौथा हिस्सा हो गया तो 10,000वां बोलेंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे उसको। अब देखो कभी कभी जाता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या निकालना। पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है? ठीक एक पहले की संख्या। ठीक एक पहले की संख्या। तो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती जब निकालना हो तो दी गई संख्या से हम लोग एक घटा देते हैं। क्या कर देंगे? दी गई संख्या से हम लोग एक घटा देंगे। जैसे 100 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 100 में से घटा देंगे तो 99 आ गई। तो अनुवर्ती में कैसे कर देंगे? अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं। तो अनुवर्ती में निकाले हैं, 100 में एक जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, हमने बताया था 1 2 3 4। अगर हम लोग इसमें जीरो को भी मिला लें और ऋणात्मक पूर्णांक भी मिला लें तो जो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में सारे नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। ऋणात्मक में माइनस वाले होंगे। अब देखो कभी पूछता है कि जीरो क्या है? तो जीरो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। जीरो क्या संख्या है? न तो धनात्मक और न ऋणात्मक। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, अगर इसमें हम जीरो को भी मिला लें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जीरो। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है 1। अब देखो हम लोग बात करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? तो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिसे हम लोग p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकें। कोई भी संख्या जिसे हम लोग p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकें, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में। लेकिन क्या q का मान जो यानी कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन आता है पाई कई संख्या है? तो पाई कई संख्या, पाई एक अपरमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई एक अपरमेय संख्या है। अब देखो किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। अब देखो अभाज्य संख्या, जैसे मैंने बताया था, अभाज्य संख्या में सम संख्या भी आ सकती है और विषम संख्या भी आ सकती है। जैसे दो, दो सम संख्या है और तीन कैसी है? विषम। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं में सम संख्याएं भी शामिल हो सकती हैं और विषम। सम संख्या कौन सी होगी? दो। अब देखो योज प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योज प्रतिलोम होता है जैसे मान लो कोई संख्या हमसे पूछी गई, उसका पूछा गया तो उसका योज प्रतिलोम क्या होगा? तो हम लोग उसका जैसे उल्टा कर देंगे। कैसा उल्टा? जैसे प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 का योज प्रतिलोम कितना होगा? माइनस का 5। माइनस का 8 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? प्लस का 8। यानी कि जस्ट अपोजिट बोलते हैं, वो भी साइन से। प्लस का है तो माइनस का नंबर बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? संख्या जो दी गई है हम उसको पलट देते हैं। यानी कि अंश, अगर अंश बटे हर के रूप में दी गई तो उसको क्या कर देंगे? हर बटे अंश। जैसे 8/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 8 क्या है? ये अंश है और ये 10 क्या है? हर है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, यानी कि 10 को क्या कर देंगे? ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 10/8। कितना हो जाएगा? 10/8। अब देखो अगली बात क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। याद आपको ये रखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। यानी कि n जितनी भी संख्याएं दी गई हैं और उसमें क्या होगा? हम लोग एक जोड़ के आपस में गुणा करा देंगे। जैसे हमसे पूछा गया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 5। तो n बराबर क्या रखेंगे हम लोग? 5। 5 यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 5 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 6। तो 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30। यानी कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 30। ऐसे निकालेंगे हम लोग सम संख्याओं का योगफल। कितना फॉर्मूला इसका क्या हो गया? n इंटू n प्लस वन।
अब देखो यहाँ पे, अब पूछा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। n बराबर क्या होता है? यहाँ पे कितनी भी संख्या हमसे पूछ रहा है वही n है। जैसे हमसे पूछा गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? n बराबर 5 रख देंगे, 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 25। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे निकाल लेंगे। जैसे हमसे पूछा गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? n बराबर 10 यहाँ पे रख देंगे, और चूंकि यहाँ पे क्या था? n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11। अब देखो ये यहाँ डिवाइड किससे करना था? 2 से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 2 पंचे 10 यानी कि 5 गुणा 11, 11 पचे 55। अब देखो एक क्या है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो एक बात और हम लोगों को याद रखना है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो अगली बात सुनो, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। याद रखना है कि किसी भी संख्या का जो पूर्णांक है अगर कोई, उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो 8 और नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक वर्ग करने के बाद 2 नहीं हो सकता है। अब देखो छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं, छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की कितनी हो जाएगी? 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। ऐसी बड़ी संख्या की बात की जाए तो 1 अंक की 9 होती है, 2 अंक की 99 होती है, 3 की 999। अब देखो सवाल इससे कैसे आ सकता है? इससे पूछा जाएगा कि आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है या इनका गुणनफल क्या है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकता है।